स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो स्टडी IQ के नए इनिशिएटिव पीसीएस सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, आजकल आप न्यूज का कोई भी चैनल देख लें, एक मुद्दा बहुत चर्चा में रहता है और वो है रुपये का गिरता भाव यानी रुपये का डिप्रिसिएशन। जहां पिछले साल अक्टूबर में रुपये की वैल्यू 75 रुपीज पर डॉलर के रेट पर थी, इस साल अक्टूबर में वही रेट गिरकर 81 रुपीज पर डॉलर से भी ज्यादा पहुंच चुका है। आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में भी रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली है। जहां इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स मार्च 2022 में करीब 600 बिलियन डॉलर्स के बराबर थे, वहीं सितंबर के लास्ट डेटा के अनुसार फॉरेक्स रिजर्व्स 537.5 बिलियन डॉलर तक गिर चुके हैं। ऑपोजिशन पार्टीज इस इशू को लेकर सरकार को समय समय पर घेरती रही हैं और मीडिया के प्राइम टाइम पर भी गिरता रुपया एक नेशनल इशू की तरह डिस्कस किया जाता है। लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज अक्सर मिसिंग होने के कारण इस इशू के सारे पहलू एक्सप्लोर नहीं किए जाते हैं और रुपये डेप्रिसिएशन को अक्सर एक नैरो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। लिमिटेड नॉलेज की वजह से जब एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के अनुसार अपने नेचुरल लेवल की तरफ बढ़ता है तो इसे एक इकोनॉमिक कंसर्न या गवर्नमेंट के फेलियर की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। इस वीडियो का पर्पस आपको एक्सचेंज रेट के मूवमेंट के पीछे की इकोनॉमिक्स की नॉलेज देना है, इसके कॉजेज, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में बताना है, जैसे आप इस बर्निंग इशू को लेकर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना पाएं। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रुपये की डेप्रिसिएशन से इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और कैसे इस आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, यूपीएससी प्री+ मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, यूपीएससी के आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 18 अक्टूबर इवनिंग 6 PM से हो रही है, तो अब आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं कि आखिर एक्सचेंज रेट क्या होता है। जैसा नाम से ही क्लियर है, एक्सचेंज रेट दो करेंसीज को एक्सचेंज या एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला की तरह है। $1 खरीदने के लिए आपको कितने रुपीस चाहिए होंगे, इसके कन्वर्जन फैक्टर को रुपी-डॉलर एक्सचेंज रेट कहा जाता है। इसी तरह किसी भी दो करेंसीज के बीच एक्सचेंज रेट डिफाइन किया जा सकता है। दुनिया की हर इकोनॉमी में बेसिकली दो तरह के एक्सचेंज रेट देखने को मिलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्री या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दुनिया की कुछ ही इकोनॉमीज में देखने को मिलता है जहां करेंसी की वैल्यू डॉलर या यूरो के साथ बांध दी गई है। इन कंट्रीज में सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान और UAE जैसी वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ साथ हांगकांग, जॉर्डन, लेबनान जैसे देश शामिल हैं। फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एक मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट होता है जहां किसी भी कमोडिटी की तरह करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर उसकी वैल्यू डिटरमाइन करी जाती है। इंडियन रुपी भी बहुत समय तक एक फिक्स्ड करेंसी थी जिसे डॉलर या पाउंड स्टर्लिंग के साथ पैक किया जाता था, लेकिन मार्च 1993 ऑनवर्ड्स रुपी एक फ्री फ्लोटिंग करेंसी है जिसकी वैल्यू डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिटरमाइन की जाती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुपये की डिमांड बढ़ाती है, जबकि बढ़ते एक्सपोर्ट्स, फॉरेन रेमिटेंसेस और फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स डॉलर की सप्लाई बढ़ाते हैं। इन दोनों फैक्टर से रुपये अप्रिशिएट करता है। वहीं बढ़ते इंपोर्ट्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट से एग्जिट रुपये वैल्यू को डेप्रिशिएट करने वाले फैक्टर्स हैं।
दोस्तों एक्सचेंज रेट क्या होता है और किन वजहों से मूव करता है, इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम ये एनालाइज करने की पोजीशन में हैं कि रिसेंटली रुपी के रैपिड डेप्रिसिएशन के पीछे क्या कारण है। वैसे तो रुपी डेप्रिसिएशन के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन रिसेंटली जो रुपी डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिल रहा है वो मेनली एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से इन्फ्लुएंस्ड है। रिसेंटली डेवलप्ड इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गया है। यूएस और यूके में इन्फ्लेशन 8 to 9% के रिकॉर्ड लेवल्स को टच कर रहा है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी देखने को नहीं मिल रहा। इस इन्फ्लेशन के पीछे मेजर रीजंस हैं इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस। दोस्तों दरअसल इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस किसी भी गवर्नमेंट द्वारा दिए गए उन इकोनॉमिक मेजर्स को कहा जाता है जिनके जरिए सरकार देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करती है। पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए डेवलप्ड इकोनॉमीज ने मैसिव इकोनॉमिक स्टिमुलस लॉन्च किए थे। यूएस में यह पैकेज करीब $5 ट्रिलियन का था। इन पैकेजेस के कारण मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, जबकि प्रोडक्शन लेवल्स पूरी तरह रिकवर भी नहीं हो पाए हैं। इस वजह से टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स की क्लासिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस रिकॉर्ड रेट्स पर बढ़ रहे हैं। साथ ही कोविड लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई हैं, जिस वजह से बहुत सी कमोडिटीज बहुत महंगे प्राइसेस पर पहुंच चुकी हैं। साथ ही क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ड्रॉट्स और साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ने फूड प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाया है, जिस वजह से फूड प्राइस इन्फ्लेशन भी बहुत हाई बना हुआ है। कंगाली में आटा गीला करने की कसर रशिया यूक्रेन वॉर से पूरी हो गई, जिस वजह से यूरोप में गैस प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है और दुनिया में वीट शॉर्टेज की कंडीशन भी क्रिएट हो गई है। साथ ही कई इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की माने तो ज्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमीज रिसेशन की तरफ बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। टेक्निकली बोले तो यूएस की इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन के फेज से गुजर रही है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट्स के पास इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। हाई इन्फ्लेशन और वॉलेटाइल ग्लोबल मार्केट सिचुएशन की वजह से इन्वेस्टर्स की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इस वजह से इन्वेस्टर्स यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और गोल्ड जैसे लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं, जबकि इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर भागने लगते हैं। इसे सेफ हेवन माइंडसेट भी कहा जाता है। अब इंडियन मार्केट से अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे निकालेंगे तो सडनली रुपए की सप्लाई और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जिस वजह से रुपया सस्ता होने लगेगा। दूसरे शब्दों में रुपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होने लगेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स भी रुपी के डेप्रिसिएशन के लिए जिम्मेदार हैं। इंडिया में काफी समय से रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन हाई लेवल्स पर चल रही है, जो आरबीआई के टारगेट्स को लगातार ओवरशूट कर रही हैं। हाई इन्फ्लेशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स महंगे होने के कारण अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। लो एक्सपोर्ट्स का सीधा मतलब है डॉलर की सप्लाई में कमी, यानी रुपी डेप्रिसिएशन। साथ ही रिसेंटली इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट से कम होती नजर आई है। करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 13.5% रही, जबकि आरबीआई का एस्टिमेट 16% से ज्यादा का था। ग्रोथ में गिरावट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खतरे की घंटी की तरह काम करती है और इन्वेस्टर्स इंडियन इकोनॉमी में अपने इन्वेस्टमेंट कम करने लगते हैं। लोअर इन्वेस्टमेंट मतलब फिर से लोअर सप्लाई ऑफ डॉलर्स, यानी रुपये का डेप्रिसिएशन। कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी फाइनली रिकवरी के पाथ पर आगे बढ़ रही है। इस कारण इकोनॉमी में डिमांड अचानक बढ़ी है, जिस वजह से क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल जैसी इंपोर्टेड कमोडिटीज की डिमांड में भी उछाल आया है। हाई इंपोर्ट्स के कारण डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से अगेन रुपी डेप्रिशिएट होने लगता है। इसके अलावा मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज में डिसअपॉइंटिंग ग्रोथ का एक सीधा रिजल्ट इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लो होने पर भी पड़ता है, जिसके कारण डॉलर की सप्लाई कम होती है और फिर से रुपी डेप्रिशिएट होता है। दोस्तों एक्सचेंज रेट में गिरावट के कारण हमने जाने, लेकिन आइए अब जानते हैं रुपये की डेप्रिसिएशन के ऐसे क्या नुकसान हैं जो इकोनॉमी को झेलने पड़ सकते हैं, जिस वजह से ये इतना पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा बना रहता है। सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमी में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का होता है। दरअसल रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्टर्स के लिए डॉलर महंगा होने लगता है। डॉलर महंगा होना यानी इंपोर्टेड कमोडिटीज का महंगा होना। इंडिया के केस में सबसे बड़ी दिक्कत है क्रूड ऑयल पर हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी। क्रूड ऑयल के महंगा होने का सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ता है, क्योंकि हर गुड की कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, जो क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करती है। आरबीआई के एस्टिमेट्स के अनुसार डॉलर के अगेंस्ट 1 रुपये की डेप्रिसिएशन का असर 8 to 10 बेसिक पॉइंट्स यानी करीब 0.1% इन्फ्लेशन में इंक्रीज के रूप में पड़ता है। ऊपर से इन्फ्लेशन के कारण एक्सपोर्टेड गुड्स भी महंगे होने लगते हैं, जिस वजह से एक्सपोर्ट्स अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं।
एक्सपोर्ट्स के कम होने से डेप्रिसिएशन और ज्यादा बढ़ने लगता है। दोस्तों, एक्सचेंज रेट के किसी भी लेवल से ज्यादा खतरनाक होती है वॉलेटिलिटी। फ्रीक्वेंट डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस सफर करता है, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट में और कमी आने लगती है, जिसका सीधा असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। वॉलेटिलिटी की वजह से एक विशियस साइकिल ऑपरेट करने लगती है। इंपोर्टर्स को अगर फर्दर डेप्रिसिएशन की उम्मीद होती है तो वो इंपोर्ट्स की कॉस्ट कम रखने के लिए और ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे फ्यूचर में महंगे रेट्स पर सेम चीज ना खरीदनी पड़े। और वहीं एक्सपोर्टर्स फर्दर डेप्रिसिएशन की उम्मीद में एक्सपोर्ट्स को पोस्टपोन करने लगते हैं, जिससे फ्यूचर में सेम एक्सपोर्ट्स के बदले उन्हें ज्यादा पैसे मिल सकें। इंपोर्ट्स के इंक्रीज और एक्सपोर्ट्स के डिक्रीज से फर्दर डेप्रिसिएशन होता है, जो एक विशियस साइकिल बना देता है। इसके साथ ही ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो रुपये में डिनोमिनेटेड है, डेप्रिसिएशन की वजह से उन पर आने वाला रिटर्न डॉलर के टर्म्स में कम दिखने लगता है। डॉलर महंगा होने की वजह से सेम नंबर ऑफ रुपीज कम डॉलर खरीद सकते हैं। इस वजह से इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जाने लगती है। रिसेंटली डॉलर के अप्रिसिएशन का एक और नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है फॉरेक्स रिजर्व के डिवैल्यूएशन के रूप में। दरअसल फॉरेक्स रिजर्व्स में डॉलर के अलावा और भी रिजर्व करेंसीज के एसेट्स रहते हैं, जैसे येन, पाउंड और यूरो। अगर डॉलर एग्रेसिवली अप्रिशिएट होता है तो बाकी करेंसीज डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट होने लगती हैं, जिस वजह से फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यूएशन में कमी आती है। रिसेंटली आरबीआई के स्टेटमेंट के अनुसार फॉरेक्स रिजर्व्स में आई गिरावट का करीब 2/3 हिस्सा वैल्यूएशन लॉस की वजह से हुआ है। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। रुपी डेप्रिसिएशन ज्यादातर लेमन के लिए नेशनल प्राइड पर चोट की तरह इंटरप्रेट किया जाता है। हालांकि रुपी डेप्रिसिएशन के नेगेटिव इफेक्ट जितने ज्यादा हाईलाइटेड हैं, इसके पोटेंशियल एडवांटेजेस के बारे में उतनी चर्चा नहीं की जाती। तो आइए डेप्रिसिएशन के इस पहलू को भी जान लें। रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में पहले से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की रुपी कॉस्ट तो सेम ही रहती है, लेकिन डॉलर के टर्म्स में सेम प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। साथ ही रुपया सस्ता होने के कारण फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेम नंबर ऑफ डॉलर्स के लिए अब फॉरेन टूरिस्ट को ज्यादा नंबर ऑफ रुपीस मिलने लगते हैं, जिस वजह से इंडिया में ट्रैवल करना उनके लिए सस्ता हो जाता है। हालांकि करंट इन्वेस्टर्स के लिए रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से रिटर्न्स कम होने लगता है, लेकिन फ्यूचर इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मार्केट एक चीप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाता है। रीजन सेम है कि सेम नंबर ऑफ डॉलर्स के लिए ज्यादा नंबर ऑफ रुपीस मिलने की वजह से फ्रेश इंडियन एसेट्स खरीदना चीपर हो जाता है। डेप्रिसिएशन का एक और एडवांटेज उन यूनिट्स को होता है जिन्होंने ओवरसीज यूनिट्स को लोन दे रखे हैं। ऐसा अक्सर उन इंडियन एमएनसीज के साथ होता है जो अपनी ओवरसीज सब्सिडरीज को लोन्स और एडवांस में पैसा देते हैं। इन लोन्स का रीपेमेंट डॉलर्स में किया जाएगा और इस वजह से इंडियन कंपनीज को ज्यादा नंबर ऑफ रुपीस मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि रुपी का डेप्रिसिएशन नेसेसरली एक बुरी चीज नहीं है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस, लेकिन रुपये में डेप्रिसिएशन एक रेगुलर ऑकरेंस है। आइए डिस्कस करें कि इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव होने का सीधा फायदा इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर को पुश करने में उठा सकता है। रिसेंटली अर्जेंटीना और मलेशिया जैसी कंट्रीज इंडिया से LCA तेजस फाइटर खरीदने को कंसीडर कर रही थी। रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से अब तेजस और बाकी के इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट को सस्ते दामों पर बेचा जा सकता है, जिसका जियोपॉलिटिकल एडवांटेज इंडिया के लिए मल्टीफोल्ड होगा। साथ ही क्रूड ऑयल के महंगे होने को इंडिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने में कैपिटलाइज कर सकता है। इससे इंडिजिनस इंडस्ट्री को बूस्ट भी मिलेगा और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को अचीव करने में भी सहायता होगी। इंपोर्ट्स महंगे होने का एक और साइड इफेक्ट इंडिजिनस इंडस्ट्री के प्रमोशन के रूप में देखने को मिल सकता है। महंगे इंपोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को अपनी सप्लाई चेन इंडिया की तरफ शिफ्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज करते हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव बने रहें। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ये शिफ्ट देखने को मिल भी रहा है और एप्पल ने रिसेंटली अपने एयरपॉड्स को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया है। इंडियन गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऐसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। रुपी डेप्रिसिएशन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के गोल्स की दिशा में आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकते हैं और साथ ही इंडिया को एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में भी आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है और रिसेंटली रुपये में आई गिरावट के पीछे के
क्या कारण है। साथ ही हमने ये भी जाना कि डेप्रिसिएशन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और इन सिचुएशन से इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। लॉन्ग टर्म में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का इंडियन इकोनॉमी पर मिनिमम असर पड़े, इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हमें बढ़ना होगा। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स पर डिपेंडेंस कम करें और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पर अपने मार्केट्स की डिपेंडेंस बढ़ाएं। इंडिया की ह्यूज और फास्ट राइजिंग प्रॉस्पेरिटी वाली पॉपुलेशन की सेविंग्स को इंडियन कैपिटल मार्केट्स में चैनलाइज करने की जरूरत है, जिससे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के साथ आने वाले कैपिटल आउटफ्लोज और वॉलेटिलिटी से हम छुटकारा पा सकें। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जरूरी है कि इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस और ग्रीवेंस रिड्रेसल पर ध्यान दिया जाए। स्कूल्स और कॉलेजेस में फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड चैप्टर्स ऐड करना सही दिशा में कदम होगा। डॉलर की वैल्यू में वॉलेटिलिटी से बचने के लिए रिसेंटली आरबीआई ने रुपी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश शुरू करी है, जिससे एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी का असर हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर कम किया जा सकेगा। रशिया के साथ आरबीआई ने रुपी ट्रेड सेटलमेंट के लिए वोस्ट्रो अकाउंट सेटअप किए हैं, जिनमें इकट्ठा हुआ बैलेंस इंडिया में इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस कदम से न सिर्फ इकोनॉमी की रेजिलियंस बढ़ेगी, बल्कि फ्यूचर यूएस सैंक्शंस के असर को भी अवॉइड किया जा सकेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी एक्सचेंज रेट की वजह से हो या ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस की पॉलिसीज की वजह से इंडिया के लिए एक कांस्टेंट रिस्क पोज करती हैं। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इंडिया में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं। नेचुरल अंडरग्राउंड केव्स को पेट्रोलियम स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के रूप में यूज किया जाएगा। वॉर जैसी इमरजेंसी सिचुएशंस में इन रिजर्व्स को देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाएगा। लॉन्ग टर्म में एनर्जी नीड्स के लिए क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम करना और सोर्स कंट्रीज को डाइवर्सिफाई करना भी जरूरी है। साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि ऑप्टिमल आउटकम्स के लिए रुपी का एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आरबीआई रुपी में फॉल की ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल करे, लेकिन उसके अल्टीमेट लेवल को नहीं। वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन किसी पर्टिकुलर लेवल को आर्टिफिशियली टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। आरबीआई के रिसेंट स्टेटमेंट्स इस फिलॉसफी के साथ ही ओरिएंटेड दिखाई पड़ते हैं। रिसेंटली आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास सर ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि आरबीआई इंटरवीन्स इन द मार्केट टू कर्ब excessive volatility and anchor expectations. The overarching focus is on maintaining macroeconomic stability and market confidence. फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी के साइज के साथ कमेंसुरेट फॉरेक्स लेवल्स को टारगेट किया जाना चाहिए। बहुत जल्द इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, लेकिन इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 500 to 600 बिलियन डॉलर की रेंज में है, जबकि चाइना के फॉरेक्स रिजर्व 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। समय के साथ एक एप्रोप्रिएट रिजर्व लेवल टारगेट किया जाना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे और रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन भी जोर पकड़ सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक्सचेंज रेट की, रुपी की डेप्रिसिएशन की और उसके फायदे और नुकसान की। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में हमने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। And the question is, discuss the reasons for the recent depreciation of the Indian rupee and the associated merits and demerits. How can India overcome the threats posed by exchange rate volatility? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।